हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 सोशल साइंस से चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। इस वीडियो में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन के हैं वो आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, गिव रीजंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला रीजन दिया गया है आपके लिए कि अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो क्या ऐसे में हम उनकी रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम कोर्ट को जा सकते हैं। वजह क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को रखा ही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में गया है कंट्री के, कि ताकि उनको जो है एक इम्पोर्टेंस दी गई है कि हाँ, अगर कोई भी उनकी फंडामेंटल राइट्स की लोगों को वायलेट करता है तो ऐसे में जो है उनको कैसे उनके अपने इस अधिकार की रक्षा करनी है। साथ ही साथ ये जो है हमारे सिटीजन्स का एक बेसिक अधिकार माना गया है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और बहुत ज्यादा ये जरूरी है ताकि हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो प्रिजर्व रहे और साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ भी। रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। सारी जो भी लॉ बनती हैं पूरी कंट्री में सबके लिए समान है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरा है, राइट टू रेमेडी इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल सोल। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू रेमेडी जो है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल का, संविधान की आत्मा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, पहलू है जस्ट और फेयर लीगल सिस्टम का। इससे क्या इंश्योर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पहुंच है एक इफेक्टिव लीगल रेमेडीज के लिए जब भी उनके अधिकारों का वायलेशन होता है। साथ ही साथ ये ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे जिसने भी गलत किया है उसकी जवाबदेही बनती है कि तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया। अगर ये राइट टू रेमेडी नहीं होती तो वो इंडिविजुअल्स जिनके साथ गलत हुआ है या जिनकी जो राइट्स हैं वो वायलेट होती हैं, उनके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता या लीगल सिस्टम नहीं होता जिसके पास वो जाकर अपने लिए न्याय मांग सकते। और ऐसे में जो हमारा लीगल सिस्टम है वो भी इनइफेक्टिव साबित होता है, यानी उसका कोई असर नहीं होता। थर्ड है, फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अब इसका भी कारण है क्योंकि फ्रीडम जो है वो इसलिए अनलिमिटेड मतलब असीमित नहीं हो सकता कि आप जब चाहे जैसा आपको आजादी मिल गई है तो आप कुछ भी करें, क्योंकि जो आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है उससे दूसरों को नुकसान हो। आप जो रूल ऑफ लॉ है उसको एक तरह से अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या होगा, समाज में चारों तरफ एक अफरा तफरी सी मची रहेगी, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर बना रहेगा। हर इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो इसीलिए सीमित है क्योंकि जो उनके एक्शंस हैं वो इसलिए किसी को हार्म ना करें या दूसरे के अधिकारों को छीने नहीं, इसलिए जो है सबके आजादी में एक लिमिट लगाई गई है। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है इंडिविजुअल फ्रीडम में और साथ ही साथ जरूरत है मेंटेन करने की सोशल ऑर्डर और जो और लोगों के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की। अगर हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दें फ्रीडम पे तो उससे क्या होता है कि जो भी हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल और कंस्ट्रक्टिव मैनर में करेंगे और इससे क्या होगा, जो और बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन सबके भी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज जो हैं वो प्री कंडीशंस मानी गई हैं अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए इनको जो है प्री कंडीशंस माना गया है क्योंकि ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो जो है ऐसी पॉलिसीज को बनाए जो प्रोटेक्ट भी करें और प्रमोट भी करें सिटीजन्स की वेलफेयर को। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज के या फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसी आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं और साथ ही साथ इनको साथ में काम करना जरूरी है ताकि जो सिटीजन्स की राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे और प्रमोट की जा सके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। फिफ्थ है कि फॉर्मेशन सोसाइटी का बिना एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यह एक इंपॉर्टेंट एम है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें कोई भी शोषण ना हो, यही मेन एम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना बिना एक्सप्लॉयटेशन के,
उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए कुछ ऐसे प्रावधान जो प्रमोट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी को, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के और कलेक्टिव राइट्स को। साथ ही साथ जो पावर है या जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना जमा हो जाए, इन सब चीजों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से ट्राई करता है और उसके लिए प्रावधान भी बनाए गए हैं। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसके लिए इंश्योर करता है कि पावर्स का सेपरेशन हो, प्रोटेक्ट करा जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रिलीजन को, एसोसिएशन को, और प्रोवाइड करे सोशल वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। तो इसीलिए जो है तब समाज में जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट रीजन है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब कैसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको डीपीएसपी भी कह सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और बहुत जरूरी हैं ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबींग हो सके सिटीजन्स की। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो गारंटी करते हैं बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम सिटीजन्स को, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स और भी बहुत सारी। ये राइट्स बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डिग्निटी और ऑटोनॉमी इंडिविजुअल्स की, और इनको लागू किया है कोर्ट के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सेट है गाइडलाइंस के और प्रिंसिपल्स के जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि फॉलो किए जाएं जब भी लॉज और पॉलिसीज को बनाया जाए। इन प्रिंसिपल्स का मेन एम होता है प्रमोट करना वेलफेयर लोगों का और स्टैब्लिश करना जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को। कुछ एग्जाम्पल्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की है, जैसे प्रमोशन एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का सभी नागरिकों के लिए, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का, या प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर। गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस बना के रखे इन दोनों प्रोविजंस के, ताकि एक जो लॉज और पॉलिसीज जब बनाई जाती हैं तो उन दोनों पे जो है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही सारी जो लॉज और पॉलिसीज है उनको बनाया जाए। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड राइट्स आर द साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जो रिलेशनशिप है ड्यूटीज और राइट्स के बीच में, हम इन्हें मान सकते हैं साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ड्यूटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं जो चाहे इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो उनको पूरी करनी पड़ती है ताकि वेलबींग और फंक्शनिंग जो सोसाइटी की है वो मेंटेन रह सके। ये लीगल हो सकती है, मॉरल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं जैसे टैक्स पे करना, लॉ को मानना या अपनी फैमिली की देखभाल करना। अगर आप इन ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं तो आप ज्यादा गुड्स और बेनिफिट्स जो है उसके लिए योगदान देते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के। वहीं दूसरी तरफ जो राइट्स हैं वो एंटाइटलमेंट्स हैं या फ्रीडम है जो इंडिविजुअल को दिया गया है, जिसमें वो अपने खुद के इंटरेस्ट और गोल्स को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी दूसरे की दखलंदाजी के। इसमें आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट, राइट टू फेयर ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को, और साथ ही साथ हर एक को इक्वल मौका मिले और प्रोटेक्शन किया जा सके अंडर लॉ। फिर आता है चाइल्ड लेबर एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब क्यों चाइल्ड लेबर पनिशेबल ऑफेंस है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, कई घंटों काम करना पड़ता है डेंजरस और अनहेल्दी कंडीशंस में, जिससे उनको फिजिकल और इमोशनल हार्म होता है। दूसरा, बजाय स्कूल जाने के लिए उनको जो है क्या कहते हैं मौके नहीं मिलते कि वो एजुकेशन को पा पाएं और उनके बारे में वो स्किल्स डेवलप हो पाए जिससे वो अपने फ्यूचर में सफल हो। दूसरा, वायलेट करते हैं चिल्ड्रन राइट को। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है उसने राइट ऑफ चाइल्ड में ये बताया है कि जो राइट है, अधिकार है बच्चों का कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए आर्थिक शोषण से या ऐसे काम करने से जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकता है, या फिर उनकी जो एजुकेशन है उसके साथ कोई इंटरफियर करे। साथ ही साथ बच्चों की हेल्थ पे, उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल या सोशल डेवलपमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा है परपिचुएट्स पॉवर्टी। अब वो बच्चे जिनको मजबूर किया जाता है, गरीब परिवार से होते हैं, कि वो काम करें ताकि अपने फैमिली इनकम को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, तो इससे क्या होता है जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो जो है उसी में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको ना तो एजुकेशन मिल पाती है और ना ही वो उस पॉवर्टी की साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं। अंडरमाइंस फेयर कंपटीशन का है कि जो यूज है चाइल्ड लेबर का बिजनेसेस के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं करते।
इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है उन कंपनीज के लिए और उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है। जो लोग क्या कहते हैं सही तरीके से बिजनेस प्रैक्टिसेस चला रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से गलत तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल करके कंपटीशन जो है वो क्रिएट करती है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कोई भी जो है रिजॉर्ट नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ। अब क्या इसका मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। इसका मतलब इनको लागू नहीं किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इंडिविजुअल अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट को कि वो जो है एनफोर्स करें उनके राइट्स को अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ना ही कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि डीपीएसपी को लागू किया जाए। रीजन क्या है कि डीपीएसपी जो है एस्पिरेशनल होते हैं नेचर में और सिर्फ गाइडेंस देते हैं गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि प्रमोट किया जा सके वेलफेयर लोगों का। ये प्रिंसिपल जो है कहीं पे भी इनकी जो इंटेंशन है वो इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट और ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं उन गोल्स को जो गवर्नमेंट जो है अचीव करना चाहती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फाउंडेशन माना जाता है फॉर द रूल ऑफ रेजिमी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत जरूरी है रूल ऑफ रेजिमी के लिए क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एक ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के लिए ताकि वो क्रिएट कर सके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो कि जरूरत और एस्पिरेशंस के हों अकॉर्डिंग लोगों की। ये प्रिंसिपल एक्ट करते हैं गाइड के तौर पे गवर्नमेंट के लिए कि वो एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सके और मदद करते हैं इंश्योर करने में कि गवर्नमेंट जो है उसकी जवाबदेही है लोगों के प्रति। फिर है बिना सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हासिल नहीं की जा सकती। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है अचीवमेंट के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। अगर बराबर की पहुंच नहीं होगी रिसोर्सेस के लिए या सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होंगी तो वो बैरियर क्रिएट करेंगी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में और साथ ही साथ पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। इनइक्वालिटीज को कम करके सारे मेंबर जो सोसाइटी के हैं उनकी एक बराबर से हो सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस में, जो हेल्प करती है इंश्योर करने में कि पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित में ध्यान रख के बनाई जा रही है। फिर है लास्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरीवन। अब जो हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक सोसाइटी की आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। इसमें खाली गवर्नमेंट की ही या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक इंडिविजुअल की कि वो इस कोशिश में हिस्सा ले। ये हेल्प करती है कनेक्ट करने में पास्ट प्रेजेंट को पास्ट से और सोसाइटी की जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम जो है इसको सीरियसली लें। अगर हम अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे तो हम अपने पास्ट को समझ पाएंगे, उससे सीख पाएंगे और अपनी फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर पाएंगे। साथ ही साथ हम कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट में लोकल इकोनॉमीज के और प्रोटेक्ट कर पाएंगे एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। अभी है विच राइट इज कंसिडर्ड एज सोल बाय डॉक्टर अंबेडकर। करेक्ट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दूसरा है अकॉर्डिंग टू हुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रिंसिपल्स फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। थर्ड है a person detained under preventive detention can be kept in detention for how much time? Correct answer 3 months. आप 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। Children under which age group have the right to free and compulsory education? 6 to 14 years. Children under which age group are restricted from dangerous professions? Below 14 years of age. और final question है which behavior is considered as social stigma of the society? इसका correct answer है untouchability.